बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज कि जब फेज चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, तो एनर्जी में क्या चेंज आती है। एनर्जी चेंज और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और लास्ट पे चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। व्हेन एवर मैटर गोज अ फिजिकल चेंज इट इज़ ऑलवेज अकम्पेनिड बाय एन एनर्जी चेंज कि जब भी मैटर में फिजिकल चेंज आती है तो उसमें एनर्जी चेंज लाजमी होगी। एनर्जी चेंज की मदद से मैटर की फिजिकल चेंज होती है। सपोज अगर आपके पास वाटर आइस फॉर्म में है तो आप आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट अब्जॉर्ब करके वो सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस चेंज इन एनर्जी इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये जो एनर्जी चेंज होगी, इसका जो क्वांटिटेटिव मेजर होगा ये हमें बताएगा कि उस सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह की हैं। एनर्जी चेंज जो स्टेट चेंज से एनर्जी चेंज होती है उससे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी कर लेते हैं। द चेंज इन एनर्जी इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट कि जो एनर्जी चेंज होगी यहाँ पे स्टेट चेंज में वो मोस्टली हीट की फॉर्म में होगी। इफ़ अ फिजिकल और केमिकल चेंज टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर देन द हीट चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज कि अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज हो रही हो तो वहाँ पे जो हीट चेंज होगी उस हीट चेंज को इंथैल्पी चेंज कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। डेल्टा मीन चेंज, एच मीन इंथैल्पी कि चेंज इन इंथैल्पी। दीज इंथैल्पी चेंज आर यूजली एक्सप्रेस्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस। ये जो हीट चेंज बेसिकली हम इंथैल्पी चेंज की यहाँ पे बात करते हैं तो ये पर मोल सब्सटेंस के हिसाब से देखते हैं कि किलो जॉल पर मोल। दीज थ्री टाइप्स ऑफ इंथैल्पी चेंज आर एसोसिएटेड विद यूजुअल फिजिकल चेंज। तो ये हमारे पास तीन तरह की होती हैं इंथैल्पी चेंज। फर्स्ट कौन सी है? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कि आपने सॉलिड को लिक्विड में फ्यूज़ करना है, मेल्ट करना है। इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड व्हेन इट मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कि उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जब 1 मोल सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो जो हीट होगी उसको हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपने लिक्विड से गैस फेज में उसको कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर बनाना है गैस फेज में। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज चेंज्ड इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कि जब 1 मोल लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो वो जो हीट चेंज होगी उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड किया, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस में किया। थर्ड हमारे पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाते हैं लिक्विड से पास हुए बिना। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्लाइम टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर्स कि हीट की वो अमाउंट जो अब्जॉर्ब हो कब? जब 1 मोल सॉलिड सब्लाइम होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब ये तीनों प्रोसेस हम पहले से जानते हैं सिंपली, फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है और सब्लिमेशन क्या होता है। तो अगर हम इन तीनों में देखें कि इंथैल्पी चेंज किसकी सबसे ज़्यादा होगी तो वो सब्लिमेशन की, क्योंकि सब्लिमेशन में हम सॉलिड से डायरेक्ट चले जाते हैं गैस में। तो फ्यूजन में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनता है तो थोड़ी सी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम करते हैं, और लिक्विड से फिर गैस बनता है तो इसमें भी हम थोड़ी सी और कम करते हैं तो वो मिनिमम हो जाती हैं। तो ये जो सब्लिमेशन है इसमें हमने डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाना होता है। तो इन दोनों फ्यूजन और वेपराइजेशन की मिला के सब्लिमेशन की इंथैल्पी चेंज बनती है। तो सब्लिमेशन की इंथैल्पी चेंज सबसे ज़्यादा होगी और फ्यूजन की इंथैल्पी चेंज सबसे कम होगी। कहते हैं ऑल दीज इंथैल्पी चेंज आर पॉजिटिव बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि तीनों प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब हो रही है इसलिए ये पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज देंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हुए। सेकंड हमारे पास एनर्जी चेंज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे हमने एनर्जी चेंज का हमें आइडिया हुआ कि सब्लिमेशन में एनर्जी चेंज ज़्यादा है, फ्यूजन में एनर्जी चेंज कम है, तो इसका मतलब है कि सब्लिमेशन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी
और फ्यूजन में कम होंगी। तो इस तरह एनर्जी जो चेंज आती है उससे हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का आइडिया ले लेते हैं। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट then atom molecular ions undergo relative small change in intermolecular distance and potential energy also undergo a small change। कि जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो उसमें जो एटम आयन या मॉलिक्यूल कुछ इनमें से कोई एक हो सकता है, तो सॉलिड में जो ये पार्टिकल होंगे इनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में भी चेंज आएगी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगी। But when a liquid evaporate then larger change in intermolecular distance and in potential energy take place। जब सॉलिड मेल्ट करता है तो कहता है उसमें थोड़ी चेंज आती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में और पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन जब वो सॉलिड जो मेल्ट करके लिक्विड बना था, अब अगर इस लिक्विड को एवेपोरेट करते हैं तो इसमें ज़्यादा चेंज आएगी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में, क्योंकि वो गैस फेज में कन्वर्ट हो गया एवेपोरेट होके। तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आता है। सो डेल्टा एच ऑफ अ वेपराइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच फ्यूजन। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी में डेल्टा एच फ्यूजन का और कम आता है डेल्टा एच वेपराइजेशन का, वेपराइजेशन का ज़्यादा आता है और फ्यूजन का कम होता है। तो इसका मतलब है जो इंथाल्पी चेंज होगी वेपराइजेशन की वो ज़्यादा होगी इंथाल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन से। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एस एंड और इवन लार्जर दैन डेल्टा एच वी। अगर इंथाल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, तो कहता है इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन से भी ज़्यादा होती है इंथाल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन में आपने डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना होता है। बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेज इन सॉलिड्स आर स्ट्रांगर दैन दोज इन लिक्विड्स। कि एक में आप सॉलिड से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे में आप लिक्विड से कर रहे हैं, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इसलिए इंथाल्पी चेंज सब्लिमेशन की ज़्यादा होगी। The value of delta Hv and delta Hs tell us directly the energy needed to separate molecules from each other। ये जो डेल्टा एच वी इंथाल्पी चेंज इन वेपरेशन, डेल्टा एच एस इंथाल्पी चेंज इन सब्लिमेशन जो है हमें एनर्जी की वैल्यू का बताती है कि हमें मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए किस हद तक एनर्जी देनी पड़ेगी। सो फ्रॉम दिस वैल्यू वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इस तरह जब हमें एनर्जी की वैल्यू मिली है तो एनर्जी से हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो हम नहीं वैल्यू बताएंगे, लेकिन ये बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और किस में कम है रिलेटिवली। अब देखें ये आपके पास टेबल है जिसमें हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है कुछ सब्सटेंसेस की। वाटर है, अमोनिया है, HCl है, SO2, आगे फिर हेलोजेंस हैं, आगे फिर हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें देखें हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा आयोडीन की है, हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा हेक्सेन की है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आपने देखा कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन की बात करें तो उसमें हमने कहा था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आयोडीन में सबसे ज़्यादा होती हैं अपनी फैमिली में, क्योंकि आयोडीन जो है वो लार्ज साइज़ होने की वजह से पोलराइजेशन उसमें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। इस वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी। अब अगर हम इसमें देखें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, तो हेक्सेन में देखें ज़्यादा कार्बन चेन है, लेंथी है कार्बन चेन, तो इसका मतलब है इसमें भी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो इनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी। तो इसलिए देखें इन चार कार्बन में से इसकी 8.6 है, इसकी 15.1 है, इसकी 16.9 है और हेक्सेन की 30.1 है। तो हेक्सेन की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस फैमिली में आयोडीन की सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से पोलराइजेशन स्ट्रांग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। इसमें हमने देखा वाटर, अमोनिया, HCl इनमें भी इंथाल्पी चेंज इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है क्योंकि इनमें आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है पोलर नेचर होने की वजह से। तो ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वी आर कन्विंस्ड दैट डेल्टा एच वी फॉर वाटर, अमोनिया, SO2 और रीजनेबली हाई ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। कि इनकी ज़्यादा है डेल्टा एच वी की वैल्यू क्योंकि इनमें पोलर नेचर होती है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। डेल्टा एच वी फॉर आयोडीन इज़ द हाईएस्ट अमंग इट्स फैमिली मेंबर ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी।
कि अपनी फैमिली में जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हैलोजेंस में साइज़ इंक्रीज़ करता है, तो साइज़ के इंक्रीज़ करने की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं और डेल्टा एच वी फॉर आयोडीन मैक्सिमम है। Similarly, hexane has the highest delta H value among the hydrocarbon due to larger size of its molecule. क्योंकि इसके मालिक्यूल का साइज़ लार्ज है, इसकी वजह से इंटरमालिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी लंडन फोर्सेस जिनको हमने स्टडी किया था, इस वजह से इसकी हीट ऑफ वेपरेशन भी ज़्यादा है। Actually, the London dispersion forces in iodine and hexane are sufficiently strong and these are responsible for such a behavior. आयोडीन में और हेक्सेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, यही इनकी रिस्पॉन्सिबल हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने की। अब ये देखें चेंज ऑफ स्टेट एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम, कि जब एक स्टेट चेंज होती है तो वो दूसरी स्टेट के साथ एक्विलिब्रियम में आना चाहती है। वेन एवर अ चेंज ऑफ स्टेट अकर द सिस्टम मूव्स टूवर्ड द कंडीशन ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। डायनामिक एक्विलिब्रियम हमने केमिस्ट्री में 10th में भी स्टडी किया था, केमिकल एक्विलिब्रियम में, कि दो स्टेट जो होती हैं वो उनका जो चेंज है एक दूसरे में सेम हो जाती है। जैसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उनमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब इक्वल होता है तो उसको हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। वहाँ पे रिएक्शन सीज नहीं करता, स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम रेट के साथ मूव करता रहता है। डायनामिक एक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन व्हेन टू अपोजिंग चेंज अकर एट इक्वल रेट्स। कि डायनामिक एक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दो अपोजिंग चेंज इक्वल रेट पे हों, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जैसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री की हमने जो डेफिनेशन समझी थी उसमें कहा था कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हों उस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसको हम कहते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। कि वाटर वहाँ पे फ्रीज हो रहा होता है लेकिन दोनों स्टेट आपस में को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लिक्विड भी होता है और सॉलिड आइस भी होती है। आप दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये लिक्विड है या सॉलिड। Being a chemist, we should know that concept of dynamic equilibrium is the fate or the ultimate goal of all the reversible reaction and all the physical change। कि केमिस्ट होते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि डायनामिक स्टेट जो है वो अल्टीमेट गोल होता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का या फिजिकल चेंज का। जो भी चेंज होगी रिएक्शन में या स्टेट में तो वो डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना चाहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड वाटर एग्जिस्ट करता है इन डायनामिक एक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर। कि देखें आइस और वाटर, ये 0 डिग्री के ऊपर दोनों आइस वाटर में सॉलिड लिक्विड वाटर में जा रहा होता है और वाटर जो है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, तो ये डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट होगी। कि ये नहीं कि जो लिक्विड में है वो लिक्विड में रहेगा, उसके मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएंगे, जो फ्रीज हैं वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट दोनों एक दूसरे में अपोज कर रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट।